हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में यूज होने वाले पूछे जाने वाले लिटरेरी टर्म्स। तो हमारे कोर्स में जो लिटरेरी टर्म्स है वो टोटल 6 है। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें टोटल 4 आते हैं। 4 में से हमें कोई भी 2 करने होते हैं। तो आज हम लोग उन सारे लिटरेरी टर्म्स को जो कि हमारे कोर्स में क्लास 12th में डिटेल से देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला जो लिटरेरी टर्म हमारे पास है वो है इंडो एंग्लियन लिटरेचर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर मतलब इंडियन राइटर्स इंग्लिश में लिखते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके देखेंगे हर एक लिटरेरी टर्म को। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं वर्क्स ऑफ द राइटर्स इन इंडिया हु रोट इन इंग्लिश। इंडिया के राइटर्स थे जो इंग्लिश में लिखते थे। इनिशियल राइटर्स वर आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, ए के रामानुजन एक्सेट्रा who wrote in English language, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। It is also associated with the works of the Indian writers living abroad। ये उनके काम की भी बात करता है जो इंडियन राइटर्स थे लेकिन जो रहते अब्रॉड में थे, लेकिन जो रहते विदेश में थे, जैसे वी.एस. नैपॉल, किरण देसाई, झुम्पा लहरी, सलमान रुश्दी एक्सेट्रा। तो ये इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। अब और ज़्यादा इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए इसके नाम से हमें पता चल जाएगा। इंडो एंग्लियन लिटरेचर की हम लोग बात करें इंडो से हम लोग समझते हैं इंडो मीन्स इंडियन, यानी इंडियन राइटर्स थे। और एंग्लियन की हम लोग बात करें तो मतलब ये लैंग्वेज है, वो लिखते थे इंग्लिश में। इंडियन राइटर्स इंडो लिखते थे किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में, बन गया एंग्लियन, इंडो एंग्लियन, सिंपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडो एंग्लियन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है और ये है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर भी बिल्कुल हम उसी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं ब्रांच ऑफ इंग्लिश प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन, यानी ये इंग्लिश की वो ब्रांच है जो इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज लोग लिखते थे। हु लिव्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में रहते थे एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक जो इंडिया में रहते थे, कुछ टाइम तक जो इंडिया में रहे थे। In simple words, we can say that Anglo-Indian literature is the outcome of the two different cultures, that of East and the West. Simple terms में हम ये बोल सकते हैं कि Indo-Anglian literature दो कल्चर का आउटकम था, एक ईस्ट कल्चर और एक वेस्ट कल्चर। वेस्ट मतलब जो इंग्लिशमैन, जो अंग्रेज लोग रहते थे इंडिया में और इंडिया के बारे में लिखते थे, तो ऑब्वियसली ये वेस्टर्न कल्चर है और ये लिखता किसके बारे में था? ईस्टर्न कल्चर यानी इंडिया के बारे में, हमारे बारे में। द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी कैन बी कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। सबसे पहले जो 2 डिकेड्स थे 20th सेंचुरी के, उन्हें एंग्लो इंडियन लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है। मतलब आज़ादी से पहले वाले टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले वाले टाइम की। हाउएवर, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर Anglo-Indian literature died its natural death with the independence of India। लेकिन जो एंग्लो-इंडियन लिटरेचर है ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ में खत्म हो गया। Works on India may still be written by British authors, but they can no longer be considered as Anglo-Indian literature। आज भी बाहर रहने वाले जो ब्रिटिश लोग हैं इंडिया के बारे में वो लिखते हैं, लेकिन उसे एंग्लो-इंडियन लिटरेचर नहीं बोला जाता है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। बिल्कुल ऑपोजिट है इंडो एंग्लियन लिटरेचर का, एंग्लो इंडियन लिटरेचर बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए यहाँ पे एंग्लो मतलब जैसा अभी हमने पढ़ा था इंग्लिश, एंग्लियन मतलब इंग्लिश था, तो एंग्लो मतलब इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज, इंडो मतलब इंडियन, है ना। तो इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज लोग थे, लिखते किसके बारे में थे? लिखते थे इंडिया के बारे में। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये, सिर्फ इंडिया में रहते हुए ही, यानी वो ब्रिटिश लोग या वो अंग्रेज लोग जो इंडिया में रहते समय इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, उसे एंग्लो इंडियन लिटरेचर बोला जाता था। आज भी लोग लिखते हैं, आज भी अंग्रेज लोग इंडिया के बारे में लिखते हैं, लेकिन उस लिटरेचर को आज एंग्लो इंडियन लिटरेचर नहीं बोला जाता। सिंपल मतलब इंडो एंग्लियन और एंग्लो इंडियन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब थर्ड हमारे पास जो आता है वो आता है इंटीरियर मोनोलॉग। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग मोनोलॉग समझते हैं और सबसे पहले तो हम लोग लॉग समझते हैं। लॉग क्या होता है? लॉग का मतलब होता है, मोनोलॉग में ये है ना 2 वर्ड से बना हुआ है, एक मोनो और एक लॉग। तो लॉग का मतलब है
इंटरैक्शन यानी बातचीत करना, और मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर सिर्फ एक ही जने से बातचीत करना, है ना। मोनो मतलब सिंगल और लोग मतलब कॉन्वर्सेट करना, मतलब बातचीत करना एक जने से। अब यार एक जने से बातचीत कैसे हो सकती है, दो जने से ही होती है। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कोई भी कॉन्वर्सेशन के लिए हमेशा मिनिमम दो लोग तो चाहिए होते हैं, लेकिन मोनोलॉग बात करता है दो लोगों की नहीं, सिर्फ एक ही लोग से वो बात कर रहा है, एक ही पर्सन से बात कर रहा है। इसलिए जो मोनोलॉग है इसे समझा जा सकता है कि इंटरेक्शन विद ऑन सेल्फ। अब कोई एक पर्सन किसी एक से कैसे बात कर सकता है, यानी मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है मेरे इस कॉन्वर्सेशन में। अपने आप से मैं कैसे बात करूँगा, कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन होएगी तो उसके लिए मेरे माइंड में अलग अलग आइडियाज आएंगे, अलग अलग ओपिनियन आएंगे, अलग अलग व्यूज आएंगे, तो उसे हम लोग मोनोलॉग बोलते हैं। इट इज द नरेटिव टेक्निक दैट एग्जिबिट्स द थॉट्स पासिंग थ्रू द माइंड्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट, दैट इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ये एक नरेटिव टेक्निक है जिसमें हम लोग बात करते हैं स्टोरी का जो भी प्रोटैगनिस्ट है, स्टोरी का जो भी हीरो है, उसके माइंड में जो जो थॉट्स चल रहे हैं, जो जो विचार चल रहे हैं, उसे हम लोग मोनोलॉग बोलते हैं। These expressions may be free associations with on-self, sequence of thoughts and emotions. ये जो एक्सप्रेशन है ये खुद के साथ में ही कोई इंसान का एसोसिएशन की बात करता है, मतलब खुद के साथ ही वो इंसान आर्ग्यूमेंट कर रहा है, सवाल कर रहा है, जवाब दे रहा है। सीक्वेंस ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स है उसकी सीक्वेंस चलती जा रही है, मतलब अलग अलग आइडियाज आते जा रहे हैं अपने माइंड में, और उन आइडियाज में कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, क्वेश्चन के साथ उनके आंसर भी आ रहे हैं, और अलग अलग तरह के इमोशंस चलते जा रहे हैं। कभी कोई खुशी वाला इमोशन है, कभी कोई दुखी वाला इमोशन है, तो उसे हम लोग मोनोलॉग बोलते हैं। इसमें और आगे हम लोग देख लेते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बचा रह गया। इट इंक्लूड्स ड्रामेटाइज्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, सेल्फ एनालिसिस, इमेजिनेशंस, रैशनलाइजेशन एटसेट्रा। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, अंदरूनी चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि पूरी तरह से ड्रामेटाइज्ड होते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट यानी बहस चलना अंदर ही अंदर किसी एक पर्टिकुलर ओपिनियन को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। सेल्फ एनालिसिस, खुद ही अपने आप ही एनालाइज करना किसी भी चीज़ों का। इमेजिनेशंस और रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इंटेलेक्चुअली सोचना, यानी दिमाग लगा के सोचना। इट मे बी डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ तो इसे हम जो लिखते हैं ये फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन में लिखते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ऑथर, ऑथर के कंट्रोल से, मतलब ऑथर लिखता है जो भी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है उसके बिहाफ पे। इट मे बी अ थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट दैट बिगिंस विद द फ्रेज, लेकिन कभी कभी ये थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट भी हो सकता है जो कि हम इस फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, ही थॉट दैट ही वॉज गोइंग समवेयर, कि वो कहीं पे जा रहा था, फिर अचानक से ही कैंसिल द प्लान, फिर उसने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि उसके माइंड में कहीं और जाने का प्लान आ गया। तो मतलब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसी के मन में चलते जा रहे हैं, तो ये इंटीरियर मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब वो आपस में बात कर रहे हैं कि यार अच्छा मुझे वहाँ जाना चाहिए, नहीं अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, अच्छा चलो फिर भी खर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है, कमाते भी तो हम इसीलिए है, तो चलो चल ही चलते हैं। तो ये अपने आप से बात कर रहा हूँ ये मैं, तो ये हो गया इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल सेम इंटीरियर मोनोलॉग की तरह ही है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन का तो आज कोई काम ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए ये भी सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी क्या होता है, स्ट्रीम यानी होता है रिवर, और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयर, यानी हमारा जो माइंड होता है ना, कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड, अभी मैं जो कुछ भी आप लोगों से बोल रहा हूँ वो अवेयरनेस में बोल रहा हूँ, यानी अपने कॉन्शियस माइंड से बोल रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड जब हम लोग सो जाते हैं, जो पीछे पीछे हमारी थॉट्स चलते रहती हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब हमारे माइंड में जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं, अवेयर होते हैं, उस समय जितने भी इमेजिनेशंस आ रहे हैं उनकी एक रिवर, और इमेजिनेशंस एक के बाद एक आते रहते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भी मुझे सामने ऐसा लग रहा है कि यार वीडियो की क्वालिटी तो सही है, लाइट्स वगैरह तो सही है, और इस तरफ का जो डार्कनेस है वो भी एकदम प्रॉपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बाहर से कोई आवाज़ ना आ जाए, डिस्टर्ब ना कर दे। तो ये सारे आइडियाज मेरे माइंड में आ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में आ रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑरिजिन, सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ। द टर्म
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज बाय विलियम जेम्स इन 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा पहली बार यूज किया गया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। ही यूज दिस टर्म टू एक्सप्लेन द फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने इस टर्म को यूज किया था फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स, यानी हमारी जो थॉट्स है उसका एकदम फ्री फ्लो, यानी बिल्कुल फ्री फ्लो तरीके से जब हमारी थॉट्स रन करती है। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज नथिंग जॉइंटेड, इट फ्लोज। लेट्स कॉल इट द स्ट्रीम ऑफ द थॉट, कॉन्शियसनेस और सब्जेक्टिव लाइफ। उनके अकॉर्डिंग कोई भी चीज जॉइंटेड नहीं है, मतलब कोई भी चीज, मतलब थॉट की बात की जा रही है। हमारी जो थॉट है वो जॉइंटेड नहीं है, ये फ्लो करती रहती है, हमारे विचार चलते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं है। लेट्स कॉल इट, और इसीलिए उन्होंने इसे बोल दिया स्ट्रीम ऑफ थॉट। थॉट मतलब कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ थॉट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्टिव लाइफ, मतलब लाइफ के बारे में हम लोग जो भी कुछ सोचते रहते हैं उसे बोला जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। ये जो टर्म है इसे पहली बार यूज किया गया था नॉवलिस्ट मे सिंक्लेयर ने लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब लिटरेचर में इसे पहली बार यूज किया गया था मे सिंक्लेयर के द्वारा, जब वो डॉरथी रिचर्डसन की नॉवल के बारे में बात कर रहे थे। डॉरथी रिचर्डसन की नॉवल के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो पहली बार उन्होंने लिटरेचर में इस टर्म का यूज किया था। हालांकि 3 और नॉवलिस्ट है, डॉरथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस, जो इस कॉन्सेप्ट पे ही काम किया करते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट पे? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो भी कैरेक्टर है उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज चलते रहते हैं। अभी हम और डिटेल में इसे पढ़ेंगे। अब इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है एक नरेटिव डिवाइस है यूज्ड बाय द नॉवलिस्ट टू मेक द रीडर नो द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंट इन द नॉवल। सो ये एक नरेटिव डिवाइस है जिसकी वजह से जो रीडर है वो जान पाता है जो भी कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर नॉवल में उसकी क्या थॉट्स है, उसके क्या आइडियाज है, उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है। As it focuses on the inner feeling of the characters, stream of consciousness is often known as internal monologue, though both the terms have slightly different meaning. क्योंकि ये किसी भी कैरेक्टर की इनर फीलिंग के ऊपर फोकस करता है, इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग दोनों सेम है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार इंटीरियर मोनोलॉग में भी तो हम लोग वही कर रहे हैं और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में भी हम लोग वही कर रहे हैं। बिल्कुल, इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज भी किया जा सकता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हम लोग कह सकते हैं 90% सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 10% डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लिटरेचर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ मेथड ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब्स हैपनिंग्स इन द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स। लिटरेचर में जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये एक नरेशन का मेथड है जिसकी वजह से हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं, जो भी कैरेक्टर है उसके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इंटरनल मोनोलॉग में क्या बात की जाती है? थॉट्स और फीलिंग्स की बात की जाती है। किसी भी कैरेक्टर के थॉट्स और फीलिंग की ऑफन प्रेजेंटेड यूजिंग लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम आइडिया टू द अदर, whereas in stream of consciousness the actual experience of thinking is presented in all its chaos and distress. I hope इस पॉइंट से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बीच में डिफरेंस। नहीं समझ में आया? मैं बता देता हूँ। इंटीरियर मोनोलॉग मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हम लोग सोचते जा रहे हैं। जैसे कल मेरा इंटरव्यू है तो वहाँ इंटरव्यू में मैं जाऊँगा, इंटरव्यूअर मुझसे क्या सवाल पूछेगा उसका मैं क्या जवाब दूंगा। इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया, फिर उसी में से वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर वहाँ पे मैं नर्वस हो गया तो, अगर मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज हो गया तो मतलब ये सारी जो चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ ये इंटीरियर मोनोलॉग है ना। मैं आपस में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी है और उनके आंसर्स भी मिल रहे हैं। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसी इंटरव्यू में मुझे जाना है लेकिन जो भी आइडियाज मेरे माइंड में रैंडमली आ रहा है, अच्छा मैं कैसे जाऊँगा, अच्छा बाइक से जाऊँगा, यार बाइक से जाऊँगा तो पेट्रोल थोड़ा महंगा पड़ेगा, एक काम करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल देते हैं, बस से चलेंगे तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन हम बस से जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए बाइक से जाना चाहिए। ठीक है चलो बाइक से चल लिए। अब रास्ते में हो सकता है कि मुझे रास्ता नहीं पता हो, इसलिए बस से जाना प्रेफर करना चाहिए। चलो ठीक है बस से चल लिए। जाते समय आते समय अगर बस नहीं मिला तो ऑटो से आ जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, कितने लोग मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। तो ये सारे आइडियाज जो मेरे माइंड में फ्लो कर रहे हैं, रिवर की तरह फ्लो कर रहे हैं, मतलब इनका कोई एंड ही नहीं है। ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और इंटीरियर मोनोलॉग जो कि
हम खुद सोच समझ के सोच रहे हैं, सोच समझ के हम लोग सोच रहे हैं, सोच समझ के सोच रहे हैं मतलब जो खुद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे माइंड से और उसी का आंसर हमें मिल रहा है, वो इंटीरियर मोनोलॉग है। चलो इसे और ज़्यादा सिंपल करते हैं। एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ इंटीरियर मोनोलॉग का। एक डायरी लो और इस डायरी में जो कुछ आपके माइंड में आ रहा है वो आप लिखते जाओ। जो कुछ आपके माइंड में अभी, अगर आप डायरी लेते हो और अगर अभी आप उससे लिखना स्टार्ट करते हो तो जो भी कुछ आपके माइंड में आ रहा है उन्हें आप लिखते जाते हो। जरूरी नहीं है वो इस वीडियो के बारे में हो, जरूरी नहीं है वो मेरे बारे में हो, जरूरी नहीं है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हो। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज भी कर लोगे ना तो भी आप लोगों के माइंड में दूसरे अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, उनके बारे में भी लिख दो। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब टॉपिक से रेलेवेंट बातें कर रहे हैं, वो इंटीरियर मोनोलॉग। इतना सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? जेम्स जॉयस की नॉवेल्स में देखने को मिलते हैं, यूलाइसिस में जो कि 1922 में लिखी गई थी, सैमुअल बेकेट जिनकी नॉवल थी मोली 1951 में, वर्जीनिया वुल्फ जिनकी नॉवल है मिसेस डैलोवे, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है, 1925 में लिखी गई थी, विलियम फॉकनर की एज आई ले डाइंग 1930। इनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इम्प्रेशनिज्म। इसके नाम से पता चल रहा है इम्प्रेशनिज्म मतलब इम्प्रेशन से ये वर्ड बना है। इम्प्रेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की छवि यानी इम्प्रेशन। जब हम पहली बार हमने किसी भी चीज़ को देखा तो जो भी इम्प्रेशन हमें मिलता है, जैसे हम लोग कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो वहाँ पे हमें इम्प्रेशन क्या मिलता है कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती होगी, लोग इग्लू में भी रहते होंगे, या फिर वहाँ पे घरों के अंदर फायर प्लेस भी होता होगा। तो ये इंप्रेशन हमारे माइंड में क्रिएट हुआ। मैंने जैसे ये सारी चीज़ें आप लोगों को बोली, आपके माइंड में एक इमेज बन गई, इम्प्रेशनिज्म, एज सिंपल एज दैट। सो अब डिटेल में समझते हैं। इम्प्रेशनिज्म एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था, एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है 1870s में, जिसे फ्रांस में स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था, पहले पेंटिंग से स्टार्ट हुआ था। कैसे हुआ था पढ़ लेते हैं। इम्प्रेशनिस्ट ऑलवेज सीक to capture a feeling or experience rather than to depict accurate depiction and perfection. इम्प्रेशनिस्ट होते थे, यानी जो इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स होते थे वो लोग क्या किया करते थे, जिस तरीके से चीज़ों को देखते थे एज इट इज पेंट कर दिया करते थे, एज इट इज। अपने माइंड से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ को वो डिपिक्ट नहीं किया करते थे। इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग characteristics include relatively small, thin yet visible brush strokes, open composition, emphasis on accurate depiction of light in its changing qualities, common ordinary subject matter, etc. देखिए, जनरली कोई भी पेंटर पेंटिंग बनाता है तो अपने माइंड में वो पहले किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्रिएट करता है, मतलब माइंड में कुछ चीज़ सोचता है और फिर उसके बारे में पेंटिंग बनाने लगता है। लेकिन इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग में क्या होता था, इसमें छोटे छोटे ब्रश के स्ट्रोक्स होते थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह की पेंटिंग होती है। छोटे छोटे ब्रश के स्ट्रोक्स होते थे, थोड़े पतले होते थे, लेकिन वो विजिबल होते थे, मतलब ब्रश को इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पेंटिंग बनाई जाती थी। और इस पेंटिंग को जैसा उन लोगों को सीन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ का उन लोगों को पेंटिंग बनानी, यहाँ की इस जगह की स्टूडियो की पेंटिंग बनानी, जैसा उन लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे लाइट है, जैसा बैकग्राउंड है, जैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है, बिल्कुल एज इट इज़ वो उसकी पेंटिंग बना देंगे। अपने माइंड से वो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। अगर लाइट थोड़ी डिम है, डिम लाइट, ब्राइट अगर लाइट है तो लाइट को भी ब्राइट, मतलब अगर लाइट भी चेंज हो रही है तो उसकी भी चेंजिंग क्वालिटीज़ को भी वो लोग वहाँ पे एज इट इज़, जैसा उनके माइंड में इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है उस सीन को देखकर सेम पेंटिंग वो लोग बना देंगे। ये तो बात हो गई पेंटिंग की। अब हम पेंटिंग्स को देख लेते हैं। सो इस तरह की ये पेंटिंग्स हुआ करती है। देखिए, ब्रश के छोटे छोटे स्ट्रोक्स है और पेंटिंग ये देख लीजिए। अब इसे देखकर कोई भी आइडिया आप लोगों के माइंड में भी क्रिएट हो सकता है कि भाई ये शाम का टाइम है जब लाइट्स वगैरह जल रही है, या फिर हो सकता है ये अर्ली मॉर्निंग का भी टाइम हो। तो ऐसा ही पेंटर ने देखा सेम। अब ये देखिए, ये वाली पेंटिंग, पेंटर को जैसा दिखाई दिया उसने एज इट इज इस पेंटिंग को उतार दिया, सेम पेंटिंग। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल है इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग के। सबसे मेन बात, इम्प्रेशनिज्म ही क्यों कहा जाता है। तो थिंक impressionist artists were not only trying to paint a reflection of real life, but an impression of what the person, light, atmosphere, object or landscape looked alike to them.
एंड दैट्स वाई दे वर कॉल्ड इम्प्रेशनिस्ट। इम्प्रेशनिज्म क्यों कहा जाता है? जो इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट होते थे वो कभी भी रियल लाइफ के रिफ्लेक्शन को पेंट करने की कोशिश नहीं किया करते थे। मतलब अगर कहीं पे उन्हें अंधेरा दिख रहा है और कोई पर्टिकुलर चीज़ की पेंटिंग बनानी है तो उस अंधेरे में ही उस पेंटिंग को बना देंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से वो लाइट ब्राइट करके मतलब पेंटिंग में ब्राइटनेस के साथ में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। इम्प्रेशन, वो लोग इम्प्रेशन बनाया करते थे किसी भी पर्सन, लाइट, एटमॉस्फेयर या ऑब्जेक्ट या लैंडस्केप का, बिल्कुल जैसा वो उनको दिखाई देता था, जैसा उनके सामने इंप्रेशन क्रिएट हुआ एज इट इज उन्होंने पेंटिंग में बना दिया। और इसी से इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेचर भी बना है। अब कैसा बना है भाई? जैसा किसी को पोम लिखनी है, किसी भी पर्टिकुलर पोइट को जैसा उसके माइंड में आ रहा है एज इट इज उसने पोम लिख दी, बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं किए। सो impressionistic literature can basically be described as when an author centers his story attention on the character's mental life, such as the character's impressions, feelings, sensations and emotions rather than trying to interpret them. So किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में अगर वो लिख रहा है, पोइट या ऑथर, सेम जैसा उस कैरेक्टर का बिहेवियर है, इम्प्रेशन उसके माइंड में क्रिएट हो रहा है, जैसी सेंसेशन है, जैसा इमोशन है, एज इट इज उसको क्रिएट कर देगा उस फॉर्म में। बिल्कुल भी अपनी तरफ से कुछ भी इंटरप्रेट वो नहीं करेगा। और कौन कौन से पोइट थे, उन पोइट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ ऑथर्स थे जैसे वर्जीनिया वुल्फ, उन्होंने मिसेस डेलोवो में यही टेक्निक यूज़ की है। और जोसेफ कॉनराड, जिन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस और द लगून में सेम टेक्निक को यूज़ किया है, आर अमंग द फॉरमोस्ट क्रिएटर्स ऑफ द टाइप। दीज नॉवेल्स हैव बीन सेड टू बी द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ए जॉनरे विच इज़ नॉट इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया, इम्प्रेशनिस्ट जो लिटरेचर होती थी या जो पेंटिंग होती थी, ये जनरली रीडर के लिए या फिर व्यूअर के लिए समझना मुश्किल होता था। मतलब इनको रीडर अपने माइंड से समझेगा। अगर वो पोइट की बात करें, पेंटिंग की बात करें, तो जो व्यूअर है वो अपने माइंड से समझेगा इस पेंटिंग में क्या वो दिखाना चाहता था। द नरेटर गिव्स द रीडर्स मोर स्कोप टू थिंक, जज एंड कंक्लूड रादर देन डिपेंडिंग अपॉन हिम। सो यहाँ पे नरेटर क्या करता है, रीडर को ज़्यादा स्कोप प्रोवाइड करवा देता है कि रीडर अपने माइंड से सोचे, अपने माइंड से जज करे और कंक्लूड करे, उसके ऊपर डिपेंड ना रहे कि क्या इसका कंक्लूजन होना चाहिए। नेक्स्ट है मेटाफिजिकल पोइट्री। अब देखिए मेटाफिजिकल, ये भी दो वर्ड से बना हुआ है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब आगे, फिजिकल मतलब होता है मटेरियल वर्ल्ड, यानी भौतिक दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम लोग रहते हैं। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है इसे हम लोग पूरी तरह से साइंस पे बेस्ड मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड से आगे की सोचते हैं, यानी जो स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक बातें करते हैं, साइंस वगैरह की वो बातें नहीं करते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री मतलब नाम से पता चल रहा है इसमें वो पोइट्री होगी जो मटेरियल वर्ल्ड से आगे की बात करेगी। और मटेरियल वर्ल्ड से आगे कौन सा वर्ल्ड आता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी आध्यात्मिक, धार्मिक वर्ल्ड, जो साइंस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है या जिस पे साइंस यकीन नहीं करता है। पढ़ लेते हैं। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मेटा जिसका मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल जिसका मतलब होता है मटेरियल वर्ल्ड। सो मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल, मतलब बियॉन्ड द नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी, नॉर्मल और ऑर्डिनरी चीज़ों से आगे, तभी तो आध्यात्मिक पहुंचेंगे, तभी तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहुंचेंगे। द मीनिंग्स आर क्लियर हेयर दैट इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज दैट आर बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो देखिए आइडिया बहुत ही सिंपल है कि हम लोग इसमें बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि फिजिकल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस से काफ़ी आगे है। फिजिकल वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस से काफ़ी आगे है मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जो है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री इज अ philosophical concept used in literature where poets portray the things, ideas that are beyond the depiction of physical existence. इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री में जो पोइट्स होते थे वो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया करते थे, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स के बारे में बात किया करते थे और चीज़ों को इस तरीके से पोर्ट्रे किया करते थे कि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस से आगे की बात करता था। फिजिकल एग्जिस्टेंस से आगे की मतलब स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की, यानी जिस पे साइंस यकीन नहीं करता है। इट टॉक्स अबाउट सोल, लव, रिलीजन, रियलिटी एटसेट्रा। यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट व्हाट इज कमिंग योर वे व्हाइल रीडिंग अ मेटाफिजिकल पोएम। किसके बारे में बात करते हैं इसमें हम लोग? सोल, लव, रिलीजन, रियलिटी, इनकी। और आगे हमें नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर हम एक साइंटिफिक
वर्ल्ड की बात करते हैं, अगर हम लोग साइंस से रिलेटेड चीज़ों की या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हमें पता है कि साइंस का नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेकिन हम लोग बियॉन्ड साइंस बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि आगे पोइट की इमेजिनेशन हमें कहाँ पे लेकर जाए, तो वो होता है मेटाफिजिकल। अब इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, सो इसका ऑरिजिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, in the book Lives of the Most Eminent English Poets 1781, the author Samuel Johnson made the first use of the word metaphysical poetry. So एक book है, नाम है Lives of the Most Eminent English Poets 1179 से और 1171 तक, मतलब इनकी लाइफ के बारे में। इसमें पहली बार सैमुअल जॉनसन ने इस वर्ड को यूज किया था, मेटाफिजिकल वर्ड को यूज किया था, मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड को यूज किया था। He used the term metaphysical poets to define a loose group of the poets of the 17th century. The group was not formal and most of the poets put in this category did not know and read each other writings. सबसे पता खास बात क्या है, सैमुअल जॉनसन ने अपनी पोइट्री में वर्ड तो यूज कर लिया मेटाफिजिकल, किसके लिए यूज किया, यूज किया है उन पोइट्स के लिए जो 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो पोइट्स थे वो उन्होंने एक दूसरे की पोम्स को ही नहीं पढ़ा था, मतलब उनको खुद को नहीं पता था कि उन लोगों को मेटाफिजिकल पोइट का खिताब दिया गया है, मेटाफिजिकल पोइट उन लोगों को बोला गया है। दिस ग्रुप्स मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स इंक्लूड, कौन कौन थे सबसे प्रोमिनेंट पोइट्स की अगर हम बात करें, जॉन डॉन, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम कॉले, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, थॉमस ट्रेहर्न, रिचर्ड Croshaw, etc. He noted in his writing that all of these poets had the same style of wit and conceit. Wit मतलब होता है बुद्धिमता यानी दिमाग in their poetry। और उन्होंने ये भी नोट किया कि ये सारे के सारे पोइट सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो किया करते थे, सेम कॉन्सेप्ट पे बात किया करते थे, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट पे। अब मेटाफिजिकल जो कॉन्सेप्ट होता है, जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है, उसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन है जो अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से पूछते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है कि ये मेटाफिजिकल पोइट है। द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेटाफिजिकल पोइट्री में टेक यू आस्क योरसेल्फ कैन बी, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या हमारा वर्ल्ड रियल है या प्रोजेक्शन है, क्या आफ्टर लाइफ है, मतलब मरने के बाद कोई लाइफ है, क्या हमारी सोल्स टाइम ट्रेवल कर सकती है, क्या भगवान सच में होते हैं, क्या हम लोग हमारी बॉडी के अंदर कैद होकर रह गए या फिर फ्री है, और क्या हमारी जो किस्मत है वो रियल है, फेट मतलब किस्मत होता है। द जस्ट सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट। इन्हीं तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है विच अदरवाइज वी माइट इग्नोर, जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन क्योंकि उनका आंसर हमें नहीं मिल पाता इसलिए हम लोग उन सारी क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। द थिंग दैट is obvious here is that none of these questions has a definite answer in science। सबसे मेन बात, किसी भी क्वेश्चन का साइंस में कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट बिलीफ एंड फिलॉसफी, सिर्फ बिलीफ के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग फिलॉसफीज है, अलग अलग बिलीफ्स है, अलग अलग लोगों के। दूसरा जो यूनिक फीचर है इस पोइट्री का वो प्लेटोनिक लव है। अच्छा, प्लेटोनिक लव क्या होता है, ये वर्ड लिया गया है प्लेटो से। प्लेटो जो कि एक देवता थे। प्लेटोनिक लव इज अ नॉन रोमांटिक लव। ये जो लव होता था प्लेटोनिक लव नॉन रोमांटिक लव होता था। नॉन रोमांटिक लव मतलब किसी तरह का लस्ट नहीं होता था या फिर फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती थी। मतलब जरूरी नहीं है लव करने के लिए लस्ट या फिर फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ती थी। ये एक स्पिरिचुअल लव होता था जो कि ज़्यादातर भगवान के लिए माना जाता था। मतलब भगवानों का जो लव होता है या देवताओं का जो लव होता है उसमें लस्ट या फिर फिजिकल कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसा माना जाता है, तो उसे प्लेटोनिक लव बोला जाता है। ये प्लेटोनिक लव ऑब्वियसली साइंस से तो परे ही है, क्योंकि साइंस में तो जो लव होता है उसमें फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है। तो यहाँ पे प्लेटोनिक लव की अगर हम बात करते हैं तो वो एक एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का। तो इसी के साथ ये हमारे सारे टर्म्स यूज यहाँ पे हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो भी समझ में आ गया होगा। ये जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ मैंने बना रखी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोगों को मिल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूंगा। इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए एटीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।